हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमने 280 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज आगे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष समाप्त हुआ? 1950, 1963, 1947 या 1961? तो भारत में पुर्तगाल का कब्जा 1961 में समाप्त हुआ था। तब जाके भारत में पूरी तरीके से विदेशी शासन हट गया था। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लेट तक गए थे। इसमें अनुसूची दी हुई है, इस अनुसूची को उस संशोधन से मिलवाना है। ठीक है, कौन सा संशोधन किस सूची में है? तो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची पहला संवैधानिक संशोधन से आई थी। पहले संवैधानिक संशोधन से 9वीं अनुसूची आई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची आई थी। यहाँ 10वां लिखा है, ये 52वां संवैधानिक संशोधन से आई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52वां संवैधानिक संशोधन से आई थी 1985 में। ये 1951 में आई थी। 11वीं अनुसूची 1973 में। ये अरे सॉरी, 1991 में। 1991 में 11वीं अनुसूची आई थी 73वां संवैधानिक संशोधन से। और 12वीं अनुसूची आई थी 1991 में 74वां संवैधानिक संशोधन से। तो ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में था भूमि सुधार कानून। ठीक है, इसमें ऐसे इसमें न्यायिक समीक्षा के इतर रखी गई थी, मतलब इस न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। भूमि सुधार कानून था। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम था। दल बदल अधिनियम जनप्रतिनिधित्व के लिए होता है। किसी और पार्टी चुनाव लड़के गया, फिर किसी और पार्टी में वो दे रहा है, क्या कहते हैं, अपने किसी और पार्टी में शामिल हो गया इसके लिए। 11वीं अनुसूची पंचायती प्रणाली के लिए है और 12वीं अनुसूची म्युनिसिपैलिटी के लिए है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में यह निर्णय किया गया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, केशवानंद बनाम केरल राज 1973, मिनरवा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980 और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय गणराज्य 1952। तो केशवानंद बनाम केरल राज 1973 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि केशवानंद में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर वो है कि अगर कोई संविधान की विधि या फिर कोई अधिनियम या कोई संशोधन संविधान की विधि को शून्य करती है, तो वो संशोधन जो है या वो अधिनियम जो है, जो वो कानून जो है, वो उस हद तक ही जीरो हो जाएगा जिस हद तक वो किसी विधि को शून्य कर रहा है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और इस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो उन्होंने 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया था? डॉक्ट्रिन दिया था। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति संबंधित है 1947 अधिनियम, 1930 अधिनियम, 1919 अधिनियम या 1909 अधिनियम? तो 1919 अधिनियम में कहा गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग दिया गया था 1919 के अधिनियम में। बजट पे वाद विवाद करने की शक्ति दी गई थी 1919 के अधिनियम में ही। लोक सेवा आयोग के लिए बिल लाया गया था और वो 1926 में स्थापित हुआ था। लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ था लोक सेवा आयोग। फिर उसके बाद 1935 के जो अधिनियम था, उन भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसके अनुसार जो लोक सेवा आयोग था उसको संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। फिर संविधान जब पारित हुआ, संविधान जब लागू हुआ, तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है। ठीक है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 50 में, 58 में, 55 में? तो भारत के संविधान में प्रथम अनुशोधन किया गया 9वीं अनुसूची डाल के। 9वीं अनुसूची
डाल के भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, और ये प्रथम संशोधन क्या था? भूमि सुधार कानून पे था। प्रथम संशोधन क्या था? भूमि सुधार कानून पे था। और साथ ही साथ अनुच्छेद 31 व 31 को भी जोड़ा गया और वाक स्वतंत्रता पर 3 नए प्रतिबंध लगाए गए। विदेशी राज्यों से मैत्री के संबंध में, लोक आदेश में, या किसी को भड़काना, ठीक है, अपराध के लिए भड़काने के संबंध में। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु उपबंध भी बनाया गया और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई, वही भूमि सुधार कानून। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 50 में, 51 में, 52 में या 54 में? जी यही 51 में हुआ था, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सेम टू सेम है। ठीक है, और उसमें 15, 19, 31, 85, 74 और 374 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। 15 और 19 और 31 कौन सा? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, इन सब में भी संशोधन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार इनमें से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करना, ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। लोग नहीं विश्वास करते हैं, सोशलिज्म में नहीं विश्वास करते हैं, बहुत लोग पूंजीवादी सोच के होते हैं। पंथ निरपेक्षता में नहीं विश्वास करते हैं लोग, अगर विश्वास करते तो इतनी धार्मिक कट्टरता ना होती, हर समय धर्म को लेकर लड़ाई ना हो रही होती। और लोकतंत्र में भी लोग नहीं विश्वास करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में भी लोग नहीं विश्वास करते हैं। संविधान का पालन करना और राजधर्म तथा राष्ट्रगान का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य में है, आपको पालन करना ही होगा। ठीक है, इसीलिए जैसे कि वो कर दिया गया है कि कोई सिनेमा हॉल में पिक्चर चलती है तो उसके बाद में राष्ट्रगान चला दिया जाता है, ताकि सब लोग के अंदर एक राष्ट्र के प्रति भावना जगे कि वो उनको खड़े होना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि स्कूल के बाद कभी राष्ट्रगान होता ही नहीं है, आपके कॉलेज में भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये भावना जगाई है कि सिनेमा हॉल में या कहीं भी जा रहे हैं आप, तो राष्ट्रगान हो रहा है, ताकि लोगों के प्रति यह है कि हाँ, राष्ट्रगान के प्रति भी सम्मान करना है। नहीं तो कभी राष्ट्रगान होता है, लोग किसी भी तरह से खड़े रहते हैं। राष्ट्रगान का एक प्रॉपर तरीका है कि कैसे खड़ा होना है जब राष्ट्रगान होता है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये एकदम प्रायोरिटी है। आप भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को तोड़ नहीं सकते हैं कि अलग अलग स्टेटहुड की मांग करने लगे। ठीक है, या फिर उसमें विद्रोह करने लगे, कट्टरवाद करने लगे, उसकी संप्रभुता को क्वेश्चन करने लगे, तो आप ये नहीं हो सकता, इसको आपको पालन करना। ये देश के नागरिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये भी है। ठीक है, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना जरूरी नहीं है, ये लोग अपनी सहायता खुद करेंगे, इसके लिए कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं बना हुआ है। तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हो गए? 2, 3, 4, 2, 3, 4। अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं है तो भी आप जो है उस वजह से, अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं है तो भी आप क्या कहते हैं कि अपना दिमाग लगाकर इन मौलिक कर्तव्यों को मिला सकते हैं कि कौन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक तरह से रीजनिंग का सवाल ये बन जाएगा। ठीक है, कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो कोहिलो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और उसमें कोहिलो केस में बाद ये निर्णय आया कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगी अगर वो संविधान की किसी विधि को या कोई कानून को प्रभावित कर रही है तो। ठीक है, कोहिलो को इसमें ये निर्णय दिया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना, प्रस्तावना, ये सब क्या है? ये सब भारतीय संविधान की कौन सी भूमि है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना। तो ये जो राज्य प्रस्तावना है वो दार्शनिक आधार भूमि है राज्य की। प्रस्तावना क्या है? राज्य की दार्शनिक आधार भूमि है। ठीक है, प्रस्तावना से ही हमें पूरे भारत का, पूरे जो भारत का संविधान है उसका एसेंस मिलता है। उसका एसेंस हमें क्या मिलता है? प्रस्तावना से ही प्राप्त होता है। तो ये क्या है? एक तरह से दार्शनिक फिलोसफिकल, हाँ, संविधान की फिलोसफिकल थ्योरी को दिखाता है कि हमें समाजवादी की तरफ बढ़ना है, हमें पंथ निरपेक्ष रहना है, हमें लोकतंत्र रहना है, हमें गणराज्य है दिखाता है, हम सब प्रभु है दिखाता है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की तरफ दर्शाता है, विश्वास, धर्म, उपासना,
पूजा इन सब की स्वतंत्रता दर्शाता है, व्यक्ति की गरिमा को दर्शाता है, ये सब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति गरिमा, बंधुत्व, संघीय। संघीय संविधान की जो है प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है, क्योंकि संघीय है ही नहीं, हम अर्ध संघीय हैं, ठीक है, हम पूरी तरह फेडरल नहीं है, संविधान की प्रस्तावना में संघीय नहीं है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान का आयोग गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग, संवैधानिक संशोधन और 42वां अनुच्छेद, ये पूरा कट लिखा नहीं है, यहाँ पे आयोग होगा, यहाँ पे अनुच्छेद होगा, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा, संविधान और प्रदत्त विधान द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कैसे हुई थी? 1919 के अधिनियम में आया था, फिर 1926 में स्थापित हुआ था, फिर 1935 के अधिनियम में इसको पूरी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया, और जब संविधान लागू हुआ तो ये 315 अनुच्छेद 315 में था, ठीक है, तो ये संविधान द्वारा ही आया है। लेकिन जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये 1956 के अधिनियम द्वारा पारित हुआ था, 1956 के अधिनियम द्वारा पारित हुआ था। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम जो होता है, कार्यपालिका जो है, जो कार्य परिषद रहती है, कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव रहती है, वो कोई बिल लाती है, उसको पारित करती है और उसको अधिनियम बनाया जाता है, ठीक है, उस पे। भारत के संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 42वां संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में 1976 में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और उसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, बिल्कुल 3 प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। सामान्य विधि द्वारा संशोधन करना, ठीक है, और एक रहती है कि 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन करना, और तीसरा है कि 2/3 बहुमत और साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी सहमति चाहिए, ठीक है। तो ये पहला हो गया करेक्ट, और फिर क्या करना है? राज्यों को संशोधन करने की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी करेक्ट हो गया, राज्यों को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, केवल संसद कर सकती है संशोधन, ठीक है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, गलत है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं, ये भी गलत है। तो केवल क और ख सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? 352, 368, 370 या 382? तो बताया गया 368 में क्या है? 368 में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया सम्मिलित है। 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है, जो अभी अभी मैंने बताया। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 445, 392, 546 या 395? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। जब 24 नवंबर 1946 को संविधान बनके तैयार हुआ, और जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 395 ही संख्या थी। अभी तक बहुत सारे संशोधन, 105 संशोधन, 106 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन क्या है, उनमें अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी नहीं है, उसमें ए बी ऐसे कर करके संशोधन लगा दिया गया है, उसी अनुच्छेद में ए बी सी डी करके संशोधन को फिट कर दिया गया है। तो अभी तक अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माती परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान निर्माती परिषद मानी संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1940, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, और इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष इसको बना दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, ठीक है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? 260, 355, 109 या 465? तो 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है और 109 में क्या कहते हैं कि उस धन विधेयक से संबंधित कुछ उपबंध है। तो इसीलिए दो वित्त विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा? 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? नहीं, 356 का ये महत्व नहीं है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन 356 में लगाया जा सकता है। 352, 356 और 360 ये इमरजेंसी के प्रबंध है। 352 से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 से राष्ट्रपति शासन लगता है संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर किसी राज्य में, और 360 से वित्तीय आपातकाल लगता है जो कभी नहीं लगा है आज तक। तो क्या होगा? ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य के अंतर्गत अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? नहीं, अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। ठीक है, और उपयुक्त सभी नहीं, ये भी गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? ठीक है, सिक्किम जो है हमारा बना था पूर्ण राज्य 1975 में। 1974 में वो अर्ध राज्य बना था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था 1974 में 34वें संविधान संशोधन द्वारा। 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम को 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 1975 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 35वें संविधान संशोधन द्वारा। 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और सिक्किम क्या बना? 22वां नया राज्य बना भारत का। ठीक है, सिक्किम क्या बना? भारत का 22वां नया राज्य बना। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? संविधान का निर्माण पूछ रहा है। संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा का गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष को 11 दिसंबर को बनाया गया दूसरी बैठक में, और उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कराया था। संविधान का प्रारूप किसने दिया था? प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है, ऐसे ही वहां पे बहुत सारी समितियां थी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही बहुत तरह की समितियां थी और बहुत उसके उसके अलग अलग अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था और संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा स्थापित की गई थी। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 3 उसके सदस्य थे, लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल अध्यक्ष पूछा है, स्थायी अध्यक्ष अस्थायी नहीं पूछा है। यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के? कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? 44वां, 43वां, 42वां या 41वां? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो आंतरिक अशांति शब्द था कि आंतरिक अशांति युद्ध होगा तो आपातकाल लग जाएगा, तो आंतरिक अशांति के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह के साथ अगर आंतरिक अशांति होगी तब लगेगा क्या? आपातकाल। और ये किसने किया था? 1978 में जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो 44वें संविधान संशोधन, उन्होंने देश के बारे में सोचा
क्योंकि कहा कि कोई भी आके आंतरिक अशांति होगी थोड़ी सी भी, क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आंतरिक अशांति के तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया था। और आंतरिक अशांति क्या कहा गया था कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे थे संपूर्ण क्रांति का, ठीक है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे थे, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया गया आंतरिक अशांति का, और सबको जेल में डाल दिया गया और आपातकाल लगा दिया गया। जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं, 1978 में उन्होंने संशोधन किया और कहा केवल आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह होगा। ठीक है, उन्होंने केवल राज्य के बारे में सोचा, ना कि केवल अपनी सरकार के बारे में। उनको पता था उनकी सरकार आएगी जाएगी, रहेगी नहीं रहेगी, एक साल अगर हम ऐसा कर भी दे, हम भी आपातकाल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने इसलिए लोकसभा की अवधि जो 6 वर्ष की थी इंदिरा गांधी ने, वो भी हटा दी, उसको 5 वर्ष कर दी। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो राष्ट्र की अखंडता, ठीक है, इसका उल्लेख है, व्यक्ति की गरिमा का भी है, प्रतिष्ठा की समानता का भी है। ये राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है, यहीं पे आंसर दे दिया है इसमें। क्या कहते हैं कि इसमें राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं है। हमारे प्रस्तावना में क्या क्या दिया है? प्रस्तावना में दिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, तो राजनीतिक न्याय है, यहाँ पे समानता नहीं है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन, ये शामिल है, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये भी शामिल है, विवाह और विवाह विच्छेद, ये भी शामिल है। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था नहीं शामिल है, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। और भारतीय संविधान में अगर ये सब समवर्ती सूची में शामिल है, तो यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकती है, परिवार नियोजन पर, आर्थिक एवं सामाजिक योजना पर, विवाह विवाह विच्छेद पर। लेकिन अगर दोनों में क्लैश होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा, ना कि राज्य का कानून। केंद्र का कानून आप सब पर लागू कर सकते हैं, राज्य का कानून हम सब पर लागू नहीं कर सकते हैं, सारे राज्य पर। कोई एक राज्य बनाए, दूसरा राज्य थोड़ी मानेगा उस कानून को। हाँ, इंस्पायर होके लोग बनाते हैं कि अच्छा वो राज्य बनाए तो हम भी दूसरा बना ले कानून, लेकिन उस लागू नहीं करते हैं लोग। अब वही सेम टू सेम कानून। भारत का संविधान निर्मित हुआ था 2 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1943 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। देखिए इसमें दोनों डेट दी हुई है और पूछ रहा है निर्मित, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, निर्मित पूछ रहा है, ठीक है। तो निर्मित कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को, 2 माह नहीं 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष 18 माह, 2 वर्ष जो है संविधान में को लगे थे, मिला के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था? क्योंकि 1930 से ही कांग्रेस जो है भारतीय स्वतंत्रता मना रही थी 26 जनवरी को। जब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो बहुत ज्यादा लगाव हो गया था 26 जनवरी के दिन से, इसीलिए 26 जनवरी को अब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और उस दिन संविधान को लागू करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 जून 1945, 2 अक्टूबर 1946। अब देखिए यहाँ 26 जनवरी 1950 लागू होने की तिथि पूछ दिया। लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। कुछ संविधान संशोधन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ठीक है। कुछ संविधान संशोधन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, जैसे भारतीय चुनाव आयोग, ये सब लागू, क्योंकि चुनाव करवाना था ना, क्योंकि चुनाव करवाना था इसलिए। और लेकिन कुछ संविधान संशोधन 1950 में लागू हुए थे, ठीक है। भारत का संविधान बनाने में समय लगा था, देख 1 वर्ष 10 माह 15 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, 4 वर्ष 3 माह 5 दिन। तो आप लोगों को पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वो भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट बताइए, हम फीडबैक में अपने दीजिए कमेंट में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि ये सारे आयोग
क्वेश्चन है। तो पॉलिटी आपको इस पूरे क्वेश्चन से पूरी तरीके से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम, पूरी तरीके से आपको पॉलिटी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।